हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं विशाल कुमार शर्मा लेकर आया हूं आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज या बेसिकली जनरल अवेयरनेस जो आपके इसमें आता है ना एसएससी सीजीएल में, उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें सब्जेक्ट्स में आपके नाम आते हैं पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके बाद आपका इकोनॉमी है और ज्योग्राफी है। तो हर सब्जेक्ट में अपना अपना उसका क्लासिफिकेशन है। तो हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक एंशिएंट आता है, एक मिडिएवल आता है, एक मॉडर्न आता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो हर साल आपको एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है अपने टाइम का, ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल का, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इससे बड़ा विद्रोह अपने टाइम में हुआ नहीं था। ये उस समय का सबसे बड़ा विरोध था। इसने एक एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नींव हिला कर रख दी थी। ये ऐसा विद्रोह था, ठीक है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि एग्जैक्टली आफ्टर 100 years ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में हुई थी प्लासी की लड़ाई, ठीक है। प्लासी कहाँ है? बंगाल, मुर्शिदाबाद में प्लासी है। तो प्लासी में जो 100 साल की पहले जो लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराज जो दौला जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों जो मारे गए थे, बेसिकली हार गए थे उनसे। उसके बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा होना शुरू किया और ठीक 100 साल बाद लगभग पूरे भारत पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये लड़ाई बिल्कुल उसके 100 साल बाद हुई थी, सन 1857 में, ठीक है। एक पॉपुलर इवेंट या रिवोल्ट जो हुआ था वो देखने को मिला था यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट देखने को मिला था, विटनेस करने को मिला था, जो कि हुआ था आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर ये बाद में पूरा ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में धीरे धीरे फैल गया, ठीक है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। और इसके बारे में ऐसा जानकर रखिए कि एक ऐसा रिवोल्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट रिवोल्ट था कि अपने आप में उस समय पे ना केवल भारत में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पॉपुलर हो गया था। आने वाले जो अभी स्लाइड्स हैं उसमें हम और डीप में देखेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो विद्रोह था, ये जो रिवोल्ट था, इसके पीछे कारण क्या था। तो देखते हैं इसके कारण क्या क्या थे, किस कारण ये विद्रोह हुआ है और ये विद्रोह जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कारण क्या क्या है? सबसे पहले जो कोई भी देखिएगा ना, कारण होता है सबसे पहले इकोनॉमिक, पैसा, ठीक है, यानी माल पानी, मनी, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा था जिस कारण से आपका ये विद्रोह की ओर लीड किया, ठीक है। एक दिन के कारण से कुछ विद्रोह नहीं होता है, याद रखिएगा। कोई भी अगर विद्रोह अगर आपको विटनेस करने को मिलता है ना, तो उसके पीछे एक लंबा कुछ ना कुछ हिस्ट्री या कारण रहता है। तो एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इसको डीप में देखते हैं आगे की स्लाइड्स में। नेक्स्ट पॉलिटिकल, जी हाँ, पॉलिटिकल कॉजेस भी थे कुछ, फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर सामाजिक या रिलीजियस यानी जो आपका धार्मिक, उसके बाद एक्सटर्नल, कुछ बाहरी कारण भी थे, उसके बाद आर्मी के भी कुछ कारण थे और कुछ था इमीडिएट कॉज, ठीक है। तो ये जो है हम लोग कॉजेस के बारे में, सभी कॉजेस के बारे में डीपली अभी देखते हैं आने वाले स्लाइड्स में कि क्या क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेस में देखते हैं कि जो मनी लेंडर्स थे ना, उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? लैंड ओनर्स को लिया। तो हुआ क्या, एक सिस्टम में गड़बड़ क्या किया था ना कि कॉर्नवालिस जाते जाते एक गड़बड़ ये कर दिया था कि उसने कहा कि जो भी जमींदार हैं, यानी जो भी जिनको टैक्स कलेक्शन का ड्यूटी दे दिया था, उन सभी को कहा कि भाई साहब आज से आप ही लोग इस जमीन के ओनर है। तो इन लोगों ने क्या किया कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे अपने आप को बेसिकली, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में एक रेवेन्यू का अमाउंट फिक्स कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि हैव टू पे दिस मच अमाउंट एंड ऑन अ फिक्स डेट। सो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जमींदारों ने, कि इनको पता था कि हमें इतना पैसा ब्रिटिश को पहुंचाना है, तो उसके बाद और कितना पैसा इनको अपने हाथ में रखना है, उसका कोई अमाउंट ब्रिटिश ने फिक्स नहीं किया था। इस कारण इन लोगों ने बेहिसाब एक्सप्लॉइटेशन किया अपने ही किसानों का, अपने ही भाई बंधुओं का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था, ठीक है। जो ये एक्सप्लॉइटेशन था, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, इन सभी के थ्रू इसको देखने को आपको मिला। उसके बाद जो इंडियन स्टेट्स थे उनको भी बेसिकली ऑक्युपाई करते गए जब ब्रिटिशर्स,
तो वहां पे जो लोकल आर्टिशियंस थे, इसको ऐसे समझिए कि जिस समय पे राजा थे ना, उनके अपने अपने पहले के टाइम में देखा जाता था कि कुछ पेंटर्स को, कुछ म्यूजिशियंस को, कुछ डांसर्स को, जैसे अकबर के टाइम पे आपको नवरत्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे तानसेन थे, बीरबल थे, ऐसा टाइम पे वो सब लोग थे। तो जब अंग्रेज आए तो उनको इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है, वो अपना यहाँ पे, आप ही सोचिए कि जो वहां पे अंग्रेज हैं, उनको यहाँ पे आपका कार्नेटिक म्यूजिक से क्या मतलब है, समझ रहे हैं, वो क्यों आपका राग भैरवी और राग दीपक सुनने जाएंगे, समझने की चीज है। तो इस कारण से जो ये लोकल आर्टिशियंस थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, इनका पेट्रोनेज, रॉयल पेट्रोनेज छिन गया, क्योंकि राजा की राजगद्दी चली गई थी। अब राजगद्दी रही नहीं भाई साहब, तो खुद पकाने को पैसा नहीं है आपके पास, आप लोगों को कहां से खिलाओगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। उसके बाद इंग्लैंड में भी ब्रिटिश अपना सामान, इंग्लिश प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि उनको मार्केट चाहिए था, इंडिया का मार्केट भी मिल रहा था, वहां से भी सामान को इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किया और इंडिया में ब्रिटिश सामान को बेचना शुरू किया। इंडियन गुड्स को कोई वैल्यू नहीं देते थे। तो ये भी कारण था कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था बहुत हद से ज्यादा था और लोगों में भूखमरी वाली स्थिति पैदा कर दी। जितना भी आपका स्टेट्स था, जहां पे आप मानिए कि पैसा वगैरह जो है, जहां से कमाने का जो भी सोर्सेस था, सोर्सेस को ही छीन लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद उस समय पे इसके हरकतों के कारण जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि ये ब्रिटिश इन्वेडर है ना, इन लोगों ने इंडिया का हैंडलूम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, इन लोगों ने इंडिया का पूरा स्पिनिंग व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन्होंने इंडियन कॉटन्स को यूरोपियन मार्केट में घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट होता तो इंडिया का फायदा होता, तो उन लोगों ने इंडियन कॉटन को एक्सपोर्ट ही नहीं करने दिया। इतना एक्साइज ड्यूटी हाई कर देते थे कि इंडियन गुड्स जो है वो आपका कॉम्पिटिटिव रहती ही नहीं थी। कॉम्पिटिटिव कब रहेगी भाई साहब, जब गुड्स एक होगा, आप उस पर 200% ड्यूटी लगा दोगे। मान लो 100 रुपए का कॉटन इंडिया बेचता है, 120 का बेचता है ब्रिटिश, ठीक है। अब 120 को ड्यूटी फ्री कर देते हैं आप, और इस पे अगर आप 50% ड्यूटी लगा देते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ये बन गया 150 का। सेम चीज अगर आपको 120 में मिल रही है तो आप 150 का क्यों खरीदोगे। तो अल्टीमेटली क्या होता था कि इतना ज्यादा ड्यूटी लगा देते थे ना कि इंडियन गुड्स का जो कॉम्पिटिटिवनेस था वो खत्म हो जाता था। उसके बाद हमेशा जो भी स्मॉल जमींदार थे उनके खिलाफ को वारंट हो गया कि क्या राइट से तुम यहाँ पे हो, उनका जमीन छीन लेना, उनका अर्निंग कम कर देना। ये सब के कारण भी क्या हुआ कि हमें देखने को मिला कि इन लोगों ने भी विद्रोह में कंटिन्यू बड़ा पार्ट लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, है नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज। क्या है, ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसीज, एनेक्सेशन यानी छीनने की पॉलिसी। सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके लिए गवर्नर जनरल का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, इतना फेमस आदमी है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट बड़ा इवेंट हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन से लेके टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन तक हर चीज किया है, जिसका नाम है लॉर्ड डलहौसी। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौसी। कभी कभार एग्जाम में कुछ नहीं भी आए और आपको 4 ऑप्शंस दिखे, तो याद रखना कि 90% टाइम्स में आंसर लॉर्ड डलहौसी होता है। आंख बंद करके क्लिक करिए, आपको पता चल जाएगा कि लॉर्ड डलहौसी ही आंसर है, क्योंकि इस आदमी ने इंडिया में इतना माने बुरा से लेके अच्छा हर एक्टिविटी इतना किया, इंग्लिश को ही प्रमोट करने के लिए। हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए इसने इतना काम किया डलहौसी ने कि हर जगह पे एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रूटनी थी वो बढ़ गई थी, इनसिक्योरिटी बढ़ते जा रही थी, किसमें, इंडियन प्रिंसेस में, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि जब तक होगा तो वो लोग हमारा लैंड छीन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई सॉवरेन राइट नहीं रह गया था उनका अपने जमीन के ऊपर, आजाद नहीं फील कर रहे थे वो लोग खुद को। तो ऐसे राजा का भी डिसकंटेंट जो है ब्रिटिश के साथ, बेसिकली डिसकंटेंट मतलब ऐसा मानिए कि उनकी ब्रिटिश से जो शिकायत थी उनको लेके हमेशा एक डर बना रहता था। इस कारण भी विद्रोह में हम देखते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया है सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में 2-2 लाइन जान लीजिए। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या, कि आप अब ब्रिटिश के सब्सिडियरी बन गए। सब्सिडियरी बन गए, लॉर्ड वेलेस्ली का जो इंट्रोड्यूस किया था प्रोग्राम, इसके थ्रू उन्होंने इंडियन स्टेट्स के ऊपर, इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके ऊपर अपना एक कब्जा जमाने के लिए एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी निकाला था। इस पॉलिसी के तहत होता क्या था कि राजा बिना ब्रिटिश के मर्जी के, याद रखिएगा, राजा बिना ब्रिटिश के मर्जी के किसी भी फॉरेन स्टेट से दोस्ती नहीं कर सकता, किसी भी राज्य से लड़ाई नहीं कर सकता, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता। एक उसके दरबार में हमेशा रेजिडेंट रहेगा जो उसको पॉलिसी में गाइड करेगा, सारा रिपोर्टिंग देगा अंग्रेजों को। और उसके बाद 1-2 चीज और थी कि
उसके बदले में इंटरनल अफेयर में ब्रिटिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी किसी तरह का आप मान के चलो कि इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और ये कि इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, और एक चीज और है कि उनको सिक्योरिटी भी देंगे, यानी अब आपको ब्रिटिश से कम से कम खतरा नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस भी था, करप्शन जो था वो रैम्पेंट था, बहुत गंदा तरीके से करप्शन था, रैम्पेंट करप्शन था, बुरी तरह से करप्शन था। पुलिस फोर्सेस, कंपनी, सारे लोग करप्ट थे, ठीक है। तो करप्शन का जो कीड़ा आज हम देखते हैं इंडिया में, आज से नहीं है, जमाना पहले से है, करप्शन हमेशा रहा है, ठीक है। जितना भी लॉज था, पॉलिसीज था, उन सबको ब्रिटिश इंटरेस्ट के हिसाब से ही बनाया जाता था, ब्रिटिश इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही लॉज पॉलिसीज का निर्माण किया जाता था, याद रखिएगा। जो भारत के लोग थे उनका कल्चर था, उसके बारे में ना कि कभी उन लोगों ने किसी तरह से सोचा और ना उसको कभी तवज्जो दिया कि हाँ उनके इंटरेस्ट को भी ख्याल में रखते हुए, यानी इंडियंस के इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हुए भी कुछ हम ऐसा करें कि उनको फायदा मिले, तो उन्होंने कभी ये काम किया नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, सोशियो रिलीजियस, याद रखिएगा, ब्रिटिश ऑलवेज रिमेन परपेचुअल फॉरेनर्स इन इंडिया, दे नेवर मिक्स्ड विद द लोकल्स। उनके लिए आपका मतलब नहीं करता था कि आप कभी, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ब्राह्मण हो, दलित हो, आप राजपूत हो, आप वैश्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, दिक्कत दबने में उसको होती है जो कभी दबा नहीं, जिसको हमेशा से दबाया गया, जिसको हमेशा से आपका एक्सप्लॉइट किया गया ना, उसको तो कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि दलितों का शोषण उस समय ब्राह्मण किया करते थे, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने सेम सिचुएशन सबके ऊपर डाल दिया। अब तक ब्राह्मण शोषण कर रहे थे, अब जब शोषित होने लगे तो बोले अरे हम पांडे हैं, हम शुक्ला हैं, हम शर्मा हैं, हमारा कैसे शोषण हो सकता है। उन्होंने कहा कि पांडे हो तो, शुक्ला हो तो शर्मा हो तो अपने घर में रहो, ठीक है, हम तो करेंगे, हमारे लिए तुम क्या हो, तुम लोग इंडियंस हो, सीधी सीधी बात है भाई, तुम्हारा जो रंग है वो काला है, तुम हमसे सुपीरियर नहीं हो, वी आर ऑलवेज सुपीरियर देन यू। ब्रिटिश हैड दिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सो दे नेवर मिक्स्ड विद द लोकल्स and they always thought that these people were basically not of their own race. They thought that they were racially supreme than us, so that is why they kept exploiting us, ठीक है। जब ये होने लगा समाज में, आदत था नहीं दबने का, दबाने लगे तो भाई दिक्कत तो होगा, ठीक है, दिक्कत तो होगा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जब आते थे बोलते थे कि क्या भाई क्यों दुखी हो, बोलता है कि सर खाने का नहीं है, बोलता है ये लो खाना, बोला तुम दुखी इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास जो है जीसस नहीं है, ये लीजिए 2 बोरी चावल 500 रुपया, फट से कन्वर्ट, ठीक है। उसको, जिसको भूखे को खाना मिल रहा है तो भगवान को जीसस बोले, राम बोले, अल्लाह बोले, क्या ही फर्क पड़ता है यार। हाँ, जिसको भूखा पेट को भोजन दे दिया, कुछ पैसा मिल गया, आने वाला फ्यूचर लगा कि सिक्योर है, तो ये लोग इसलिए कन्वर्जन भी कराने लगे। और इन कन्वर्जन को लेके इंडियंस हमेशा चिंतित रहते थे, they were always skeptic about the activities of these Christian machineries, their religious जो आप कहिए कि कन्वर्जन जो पॉलिसीज थी उसको लेके हमेशा ये लोग डाउट में रहते थे। उसके बाद जो नेटिव्स है, इन्होंने कभी भी हमारे जो ट्रेडिशंस है, जैसे सती प्रथा, ये सती प्रथा हटाने में जैसे राम मोहन रॉय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन लोगों ने बेसिकली जब भी हमारे कल्चर को टच करना चाहा तो उस समय पे जो लोग चेंज रेसिस्ट कर रहे थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इजिली, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज जो है दादा ये सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे, तो ये हुआ। उसके बाद विडो रिमैरेज भाई किसके एफर्ट से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से जब ये करने लगे, उस समय पे जो आपके डलहौसी ने बिल पारित किया, कैनिंग ने पास कर दिया, तो जब ये होने लगा, विडो रिमैरेज कराने लगे, तो इनको लगा कि यार हमारे रिलीजियस पॉलिसीज में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे धर्म पे खतरा है, हमारे धर्म के खिलाफ आवाज हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमारे धर्म को खराब करना चाहते हैं। तो जब ऐसा फीलिंग आने लगा, इस कारण भी एक रिवोल्ट आपको देखने को मिलता है, ये भी एक कारण था जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए और कुछ जो रिलीजियस कॉजेस थे, जैसे ब्रिटिश टैक्स टेंपल एंड मॉस्क। भाई साहब अब मंदिर मस्जिद पे टैक्स लगा दोगे तो भगवान का घर को तो छोड़ना पड़ेगा ना, भगवान के घर पे टैक्स तो नहीं लगा सकते हैं। आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओगे तो रिवोल्ट नहीं होगा तो प्रेम तो करेगा नहीं आपसे, रिवोल्ट ही करेगा ना। और रिवोल्ट तो ये होना ही था क्योंकि आप आस्था पे टैक्स लगा रहे थे। भाई साहब कभी भी किसी को कितना भी पीटो वो आवाज नहीं उठाएगा। इंडिया में कभी भी देखना धर्म पे आवाज उठता है ना, उस समय ब्राह्मण, दलित, राजपूत, वैश्य सब इकट्ठा होंगे, कहेंगे जय श्री राम, ठीक है। सारे मुस्लिम, सिया, सुन्नी सब लड़ाई भूल जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह अकबर। ये आपको देखने को मिलता है, कभी भी धर्म पे खतरा होता है सब इकट्ठा हो जाएंगे।
धर्म एक ऐसा चीज है जिसपे सारा बेवकूफाना हरकत आपका बंद हो जाता है और आपको लगता है कि हमारा धर्म खतरे में, तो आप सब इकट्ठा हो जाते हैं। इंडिया में यूनाइट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है धर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। इसने कहा भाई साहब कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप सिख हैं, तो याद रखिएगा आप अपने फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकते। इसको फेमसली लेक्स लोसी एक्ट के नाम से भी जाना गया था। याद रखिएगा, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो यू कैन नॉट इनहेरिट योर फादर्स प्रॉपर्टी, दिस वाज द राइट। इसने और भी भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कॉजेस। बाहर कुछ लड़ाई हुई थी, बाहर जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। लड़ाइयों के नाम आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट अफगान वॉर, क्रीमियन वॉर्स। इन सभी वॉर्स में ब्रिटिश को देखा गया कि अरे ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा है कि हारेगा ही नहीं, अमर नहीं है, मारा जा सकता है, हराया जा सकता है। बिल्कुल समझे कि विजयी हैं तो हैं इसलिए हैं क्योंकि अभी उनके पास समय, उनके पास जो है पावर है, इसलिए हमसे जीत रहे हैं, लेकिन हम जब चाहें इनको हरा सकते हैं। तो ये वाला गेम था, ठीक है। तो अनडिफीटेबल नहीं रह गए, ठीक है। तो ये भी एक कारण था जिससे कुछ कुछ मोटिवेशन मिला कि हम हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट देखेंगे कि जो आर्मी कॉजेस था, आर्मी भी दुखी था। उनको टर्बन नहीं पहनने देना है सिखों को, और उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। उनको जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, ब्रिटिश काउंटर पार्ट बेसिकली जो कलीग्स हैं सेम पोस्ट पे, उसको ज्यादा पेमेंट है, इंडियंस को कम थी, तो उस कारण भी डिसकंटेंट में थे। उसके कारण भी सिपाही जो थे वो दुखी थे। उनमें ये माना जाता था कि सीज को क्रॉस करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसमें जो एक्ट ला दिया, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, उसके तहत कि किसी को भी कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, ये माना जाने लगा। इस कारण क्या हुआ कि इस कारण भी डिसकंटेंट आने लगा, आर्मी जो है वो दुखी रहने लगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि कम पैसा देते थे ब्रिटिश काउंटर पार्ट से। फॉरेन में अगर ड्यूटी मिल गई तो कोई फॉरेन भत्ता नहीं मिलता था उनको, ठीक है। भत्ता मतलब हो जाता है अलाउंस, ठीक है। भत्ता है ये, भत्ता मतलब अलाउंस कोई नहीं मिलता था, ठीक है। कोई भी अगर आपको बाहर में पोस्टिंग है तो इस कारण भी वो लोग गुस्से में थे और वो बाहर जाने को रेडी नहीं थे, इस कारण भी विद्रोह करना चाहते थे। उसके बाद आपको दिखेगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होता था। इंडियंस को कभी बड़े पोस्ट पे उन लोगों ने प्रमोट नहीं किया, ये भी एक मेजर कारण था। सिपाहीज को थे जो बेसिकली वो लोग क्या थे, पीजेंट्स थे यूनिफॉर्म्स में, ठीक है। सिपाहीज और कुछ नहीं थे, पीजेंट्स थे यूनिफॉर्म में, ठीक है। पीजेंट्स यूनिफॉर्म में मतलब किसान। इसलिए जब भी जो रूरल सेंटिमेंट्स थे उनको जो अटैच थे, उसको जब भी हर्ट हुआ है तो इन लोगों ने देखा है कि विद्रोह को देखा, मतलब विद्रोह को विटनेस किया गया, कि रिवोल्ट विटनेस किया गया, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे किसान भाइयों का इन लोगों ने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। इस कारण भी दुखी रहते थे। लॉर्ड कैनिंग जो ये एक्ट लेकर आए थे, इसके तहत आपको कहीं भी भारत के किसी भी कोने में, बाहर में, फॉरेन में भी, कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, इमीडिएट कॉजेस क्या था। जो इनफील्ड बुलेट थी ना, उसको जो कार्ट्रिज था वो दांत से काटना पड़ता था, और दांत से काट के फिर बंदूक में भर के तब फायर करना पड़ता था आपको। तो कहा गया कि जो कार्ट्रिज है इसमें बोन डस्ट मिला हुआ था, या पिग फैट या काउ फैट, दोनों ही माना जाता, दोनों थ्योरी कि पिग फैट और काउ फैट दोनों मिक्स है। तो इससे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे क्योंकि काउ का था, और सेम टाइम पे मुस्लिम सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे थे क्योंकि उसमें पिग का था, और पिग को मुस्लिम लोग हराम माना जाता है, और काउ जो है, बीफ जो है, वो इंडियंस में हराम माना जाता है। तो इस कारण जो है इमीडिएट कॉज ऐसे मानिए कि सब कुछ रेडी है, लकड़ी डाली हुई है और उस पे पेट्रोल भी छिड़का हुआ था, बस उसमें हल्का सा फायर मारने का काम जो है इसने किया। गुस्सा तो था ही, गुस्से में क्या है और थोड़ा सा गुस्सा भड़का दिया, और ये थोड़ा सा गुस्सा भड़काया, इसके कारण इनको एक बड़ा विद्रोह का सामना करना पड़ गया, ठीक है। तो ये वाला गेम था। अब देखते हैं कैसे कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले शुरू हुआ बंगाल के बहरामपुर में, ठीक है। फरवरी 1857 में जब 19th नेटिव इन्फेंट्री है उन्होंने विद्रोह किया। देखते हैं विद्रोह शुरू कहां हुआ। सबसे पहले बहरामपुर में, फरवरी 1857 में जब 19th नेटिव इन्फेंट्री ने, इन लोगों ने विरोध कर दिया। उसके बाद विरोध कहां शुरू होता है, बैरकपुर में, जब मंगल पांडे ने कहा कि भाई साहब हम ये बुलेट नहीं यूज करेंगे, आपको जो मना कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही एक ऑफिसर को मर्डर भी कर दिया। तो इसलिए इसको जो है फांसी दी गई मंगल पांडे को। सबसे पहला शहीद माना जा सकता है उसको, जो आजादी के लिए लड़ाई की थी इन लोगों ने, ठीक है। सबसे पहला शहीद भी कह सकते हैं।
उसके बाद 7th अवध रेजिमेंट ने 7th में 1857 को विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह जो है प्रोसेस यहां से शुरू हो गया। फाइनल स्पार्क कब हुआ? मेरठ में। यहां से मेजर गेम शुरू हुआ, याद रखिएगा, मेरठ में मेजर गेम शुरू हुआ है। 58 किलोमीटर है दिल्ली से। 90 लोग 3rd नेटिव इन्फेंट्री के, इन्होंने कहा कि हम तो ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे दोस्तों, चाहे जो करना है कर लो, ठीक है। उसने कहा कि हम ये ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे, और इसमें से 85 को सस्पेंड कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो उसके ठीक अगले दिन यानी 10 मई को जो भी इम्प्रिजन कॉमरेड्स थे उनको उनके साथियों द्वारा रिलीज किया गया, और उन लोगों ने कुछ ऑफिसर्स को मारा और उन लोगों ने सीधा सीधा दिल्ली का रुख किया। और याद रखिएगा, उन लोगों ने सूर्यास्त के बाद बेसिकली दिल्ली का रुख किया। वहां जाके उनका मकसद यह था कि बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने अपना सुल्तान, अपना नेता, अपना राजा घोषित किया और कहा कि हम और ब्रिटिश शासन को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से थोड़ा बैकवर्डनेस आपको विटनेस करने को मिलेगा, क्योंकि आप एक तरफ से गुलामी से निकल के, बेसिकली आप कल भी गुलाम थे, आप गुलामी से निकल के फिर गुलामी में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये बैकवर्डनेस देखने को मिलता है, इसलिए इसको बहुत लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, इसको आजादी की लड़ाई नहीं कहते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब कहा जाता है तो इस पॉइंट पे ना ये कटता हुआ दिखता है कि नहीं, आप आजादी से आजादी की लड़ाई थोड़ी ना करने जा रहे हैं, ठीक है। आप गुलामी से आजाद नहीं होने जा रहे हैं, आप गुलामी से फिर गुलामी की ओर जा रहे हैं। तो ये एक चीज जो था, इसको थोड़ा ये बैकवर्डनेस है लड़ाई का। नेक्स्ट है आपका जो रिवोल्ट और उसके लीडर्स। आप देख सकते हैं कि सब मुगल रूलर बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने लीडर घोषित कर दिया। अब हम इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कहां से कौन कौन। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान। बहादुर शाह जफर बस नाम के थे, असली गेम जो खेल रहे थे वो जनरल बख्त खान थे। इन्होंने ही मेरठ से जो है अपनी कंटिजेंट लेके दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में जाके इसी ने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया, और इसी ने बेसिकली बहादुर शाह जफर ना लीडर ही था और ना वो किसी तरह का फाइटर ही था, वो बस नाम का राजा हुआ। उसको बोला कि भाई साहब बनिएगा, और बोला कि क्या बनना है? बोला राजा हैं आज से आप हमारे। बोला कुछ करना भी पड़ेगा। बोला आपको कुछ नहीं करना, आप राजा जी रहिए, बाद बाकी हम देख लेंगे। तो कर रहे थे सब कुछ बख्त खान, ठीक है। अब इनको हराया कौन, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आंसर है जॉन निकोलसन, विलियम हडसन एंड जेम्स आउटरैम। नेक्स्ट, लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर लड़े। इनको कौन हराया? तो कॉलिन कैंपबेल। कानपुर से नाना साहेब तात्या तोपे, याद रखिएगा, और इनको भी हराने में नाम था कॉलिन कैंपबेल का। बरेली से खान बहादुर खान, इन्होंने ब्रिटिश को ना दांत खट्टे कर दिए थे, नाको चने चबवा देना जिसको कहते हैं, वैसा हाल हुआ था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। आरा से 80 साल का जवान आदमी, ठीक है, 80 साल का जवान आदमी, हाथ कट गया, ठीक है। हाथ में जब गोली लगी तो हाथ काट के गंगा में अर्पित कर दिया कि कहीं जहर जो है पूरे शरीर में ना फैल जाए। पैरेलल गवर्नमेंट एक तरह की चला दी। ब्रिटिश कभी मतलब इतना परेशान कर दिया था ब्रिटिश को कि 80 साल का आदमी के ऊपर ब्रिटिश को गोली चलाना पड़ गया। दिस वाज वीर कुंवर सिंह, ठीक है। इनको वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस आदमी, ठीक है। और झांसी सी, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का हम लोगों ने बचपन में एक पोएम पढ़ा था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी से थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इसके बारे में सर ह्यू ग्रोज ने कहा था कि एक औरत जो मर्द की तरह लड़ी उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो इतने सम्मान करके, इन लोग सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए अपना जान दे दिया, ठीक है। इन लोगों ने देश के लिए इतना किया है, इसलिए ये लोग रिस्पेक्ट करने लायक है। हमें इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनके आइडियल्स को। और कभी भी गुलामी को एक्सेप्ट मत करिए। गुलामी के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक तरह का गुलामी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है, बहादुर शाह जफर को कैप्चर करके रंगून भेज दिया जाता है एग्जाइल में। उनके सन्स को मार दिया गया, उनके बेटों को मार दिया गया। नाना साहेब नेपाल की ओर चल पड़े, और उसके बाद उनके बारे में फिर कभी सुना नहीं गया। तात्या तोपे जंगल गए, ठीक है, और बाद में उनको पकड़ के मार दिया गया। तो ये कहानी थी। और झांसी की रानी को बैटलफील्ड में मारा गया। उसके बाद झांसी को सर ह्यू ग्रोज ने कैप्चर कर लिया। 1859 में कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब मारे गए। उसके बाद बेगम हजरत महल को नेपाल भागने पे मजबूर किया गया, और ब्रिटिश को बहुत सारा लोग, पैसा और रिसोर्सेस सेम टाइम पे मिल गया। सो दिस वाज द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। तो आशा करता हूं आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा।
आप हमारे साथ हमारे एसएससी सीजीएल के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आने वाले हिसाब से जो पैटर्न होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। तो आप चाहें तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा कोर्स कब से शुरू हो रहा है, तो आंसर है ये है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से 2022 को हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 2 महीने का। और ये प्रोग्राम आपको आपके ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने में एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स एंड come with us for achieving your dream, because your success is our success. Thank you.